जो पहले था वही चीज चालू है। और वो बात 5 मिनट पहले क्यों नहीं पता चलती, जो 5 मिनट जो ब्लास्ट के 5 मिनट इसमें बाद तो देख मुझे भी शिकायत है और इसको हम लोगों ने होम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से दोनों से इस बात को चर्चा की है कि ये जैसा कि अभी अनवर भाई ने कहा था या आपने कहा था कि पटना में ब्लास्ट हुआ और मेरे ख्याल में या तो ये टीवी चैनल्स का काम है कि उन्होंने आधे घंटे में बता दिया कि विद इन मिनट्स जो है वो आ जाती है सारी। हालांकि होम मिनिस्टर ये बयान दे रहा है 12 घंटे के बाद कि अभी कहीं कोई सुराग नहीं मिला है कि कौन है, और टीवी चैनल ने आधे घंटे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि होम मिनिस्टर जो है उस वक्त वो कोई म्यूजिक रिलीज कर रहे थे और दूसरा ब्लास्ट होता है 12 बजे और 10 बजे से ही आ रहा है कि आईएम ने या एक पर्टिकुलर ग्रुप ने इसका ब्लास्ट किया है। तो इसमें जिम्मेदारी थोड़ा सा हमारी मीडिया की, माफी के साथ मैं कहूंगा, और थोड़ी सी क्या कहते हैं कि वो सभी को कहीं ना कहीं अपनी संजीदगी से काम करना पड़ेगा कुल मिला के। जी जी जी, ये बटला हाउस एनकाउंटर बहुत ही मशहूर एनकाउंटर था। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों ने अगर ये गवर्नमेंट से अगर कह दिया कि बटला हाउस एनकाउंटर की इंक्वायरी अगर हो, मेरा कदवाई साहब से सवाल ये है, तो उसमें क्या गलत कह दिया? जुडिशियल इंक्वायरी। जी, एक मिनट। वो लड़का जो आतिफ अमीन जो था वो 3rd फ्लोर पे था। पुलिस वो सब मालूम है, एक मिनट उनके ऊपर सर पे गोली। आपका जवाब सवाल ये है कि उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? आपको ये पता है, आपको शायद नहीं मालूम है, आप या टीवी नहीं देखते हैं या अखबार नहीं पढ़ते हैं कि इनकाउंटर के तीसरे दिन सबसे पहले मैं डेलीगेशन लेकर के कांग्रेस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास गया था ये मांग करने के लिए कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले डेलीगेशन गया था इस बात को प्राइम मिनिस्टर से, जिसमें सारे मुस्लिम लीडर्स थे कांग्रेस के बड़े बड़े, जो ये कहने गए थे कि कांग्रेस के बटला हाउस की, और चूंकि उस इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बात नहीं हो पाई। बहुत सी बातों में हम कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, बहुत सी बात भी नहीं मानी जाती। पटना ब्लास्ट में आईएम का नाम आया, मीडिया ने लिया, लेकिन मीडिया के पास आईएम का नाम कहां से आया? ये तो मीडिया वाले बताएंगे, हम कहां नहीं, कभी भी बगैर किसी सोर्स के। जी तो बगैर और हुकूमत की तरफ से ब्रीफ किया जाता है, हुकूमत का कोई हाथ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, आप न मानिए, आप मुझसे बाद में बहस कर लीजिएगा। हमारे मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, हर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके उनका वो काम किया जाए, वो भी हो रहा है, क्योंकि 14 साल पेंडिंग में केस होते हुए सीबीआई को सबूत नहीं मिल पाए। और अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ अगर सुन लिया गया तो मैं समझता हूं कि 99% लोग बेगुनाह 2-2 डेढ़ महीने में से ये भी हो रहा है। मेरे बाद एक बार और इन्फॉर्मेशन दे दूं, एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं आपको, और इस पे कांग्रेस पार्टी बहुत जोरों से इस पे प्रेशर दबाव डाल रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि जो लोग बेकसूर पकड़े जाते हैं, और ये इंशाल्लाह अगर ये बिल आ गया जो अभी कम्युनल वायलेंस बिल, तो उसमें तो है ही है, लेकिन हम लोग इस बात के लिए भी लड़ रहे हैं कि जो बच्चे पकड़े गए हैं 3 साल जिनके बर्बाद हुए उनको कंपनसेशन दिया जाए और उस पुलिस वाले को सजा दी जाए जिस पुलिस वाले ने उनके ऊपर बिला वजह का केस लगाया। अब बोलिए। ये चैनल्स जो हैं ये 1 मिनट में ब्रांडिंग जो कर देते हैं कि साहब ये टेररिस्ट है, ये मास्टरमाइंड है, इनके ऊपर कोई आप ऐसा लॉ आप लाएं और इन चैनल के ऊपर इम्पोज करें कि ये इतना इररेस्पॉन्सिबल होके 1 सेकंड में नाम ले देते हैं कि मास्टरमाइंड, उसकी शक्ल दिखा दी और उसको बता दिया मास्टरमाइंड। अब पूरे दुनिया में उसकी ब्रांडिंग हो गई, उसका तो करियर बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, ये चैनल्स 1 मिनट में ब्रांडिंग कर होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। वाकई ये बात सही है, और इस तरह की शिकायतें आती हैं कि भाई वो ब्रांडिंग कर देते हैं, और जब वो बेकसूर होकर के जो है वो उसको कोर्ट बेकसूर जो है वो रिहा करती है, उसके ऊपर जो है फिर बहुत ज्यादा चैनल्स जो है वो उसको दिखाते नहीं अच्छी तरीके से। ये होना चाहिए। और लेकिन ये बात भी सही है कि हमारी जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों में बैठे हुए जो मुतासिर लोग हैं वो लीक करते हैं बाकायदा। बेसिकली वो चैनल कोई चलाएगा नहीं ऐसे, वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से आता है उनके पास, तभी जाकर चलाते हैं। हमारा सवाल जनाब अनवर साहब से बिहार से हमारा बहुत गहरा रिश्ता रहा है। तो वहाँ पे तालीम के सेक्टर में देखा जाए, एजुकेशन के सेक्टर में देखा जाए, तो वहाँ पे सिर्फ साइकिल बांट देना और खिचड़ी से और ये आंगनबाड़ी से हमारा एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, बल्कि हमारे यहाँ जो भी आपके यहाँ शिक्षा मित्र जो बहाली हुई है उनकी क्वालिफिकेशंस को देखे जाए और उनके अंदर में काबिलियत को देखी जाए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल जिन्हें एप्पल की स्पेलिंग नहीं पता हो वो क्या टीचर बन सकता है। ये हमारा सुझाव है कि वहाँ पे उस सेक्टर में बहाली के सेक्टर में जो हमारे टीचर बहाल हो रहे हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाई ठीक है। क्या सुझाव रहेंगे आपके? देखिए साहब, सुझाव सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरह जो गवर्नमेंट ने एक तरीका बना लिया ना कि बुढ़ापे में हज करने वाला, कि बिल्कुल पूरा जो टर्म होगा मजे में हुकूमत करते रहेंगे और आखिर में जो आएगा बिल्कुल जब चुनाव का अनाउंस होने वाला होगा कि साहब अब हम ये स्कीमें लेके आ रहे हैं। एक तो ये ट्रेंड खत्म करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट के बनने के साथ ही जो है आपको काम शुरू करने पड़ेंगे।
दूसरी बात यह कि किन कामों को लेकर के पहले आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सेंटर में हो या स्टेट्स में हो, किसी भी पार्टी की हो, उनको ये चाहिए कि सबसे पहले वही मॉनिटरिंग कमेटी सिस्टम के साथ में सिक्योरिटी एजेंसियों में, पुलिस में मुसलमानों को भर्ती कराना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। वरना तो जैसे मुजफ्फरनगर में भी हुआ, मुझे यहां शिकायत है राहुल गांधी जी से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, सोनिया जी से भी, यूपी की गवर्नमेंट से तो 100% शिकायत है ही है। लेकिन जब ये भी गए थे और इन्होंने खुद रोते झिझकते बिलखते हुए उन लोगों को देखा, उनकी मुसीबतों को सुना, उसके बावजूद आपने आकर के कोई उनके लिए रिलीफ का कोई अनाउंस नहीं किया, आपने कोई पैकेज नहीं दिया। 84 में इंदिरा गांधी के हादसे के बाद एक बड़ा फसाद हुआ, यूपीए गवर्नमेंट ने 1400 करोड़ रुपए का एक फंड दिया। क्या मुसलमानों को उसका अशरे अशीर भी नहीं दिया जा सकता? क्या वो संजीदगी से क्यों नहीं लिया जाता? इनको कई बार ऐसी दिया जाना चाहिए। तो इन चीजों में बहुत संजीदगी के साथ गवर्नमेंट को, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। ठीक है अली अनवर साहब, बहुत सारी बातें हो गई हैं, जिम्मेदारी भी हमें तय करनी पड़ेगी, ना सिर्फ जो है मीडिया को, ना सिर्फ आम लोगों को, ना सिर्फ सोशल वर्कर्स को, बल्कि संजीदगी के साथ पॉलिटिकल लीडर्स को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। क्या कुछ होना चाहिए, कैसे सबको मिलकर के काम करना चाहिए, क्या सुझाव आपके होंगे और क्या जिम्मेदारी आप यहां से खुद की भी तय करके जाएंगे? हम लोगों को प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए। और देखिए, एक जगह तक अगर सियासत की चाबी हमारे आबादी के तनासुब से हमको मिल जाए तो हमको आता है, काबिलियत की कमी नहीं है, हम अपने मसाइल हल कर लेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, और इसमें जो किदवई साहब हैं, इनकी पार्टी है, वो कटघरे में है कि आप ही ने, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दोगे। तुमने ही ये सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया और उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रिस्क्रिप्शन है रंगनाथ मिश्रा कमीशन का, हमारे साथ मजहब की बुनियाद पर जो तफरीक हो रहा है, जिसको रंगनाथ मिश्रा साहब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर जो रिलीजियस बैन है, मजहबी पाबंदी है, उसको हटा दीजिए। नौकरी में भी, मुलाजमत में भी हमारी नुमाइंदगी भी बढ़ेगी, सियासत में भी हमारी बढ़ेगी। बहुत ठीक जी। सलीम साहब, कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। दूसरी बात में, जो कांग्रेस पार्टी में हमारे मुस्लिम नुमाइंदे हैं, जो मुसलमानों के नाम पर नुमाइंदगी पाते हैं, मुसलमानों के नाम पर सीट पाते हैं और जिम्मेदारी मिलती है, उनको चाहिए कि वो जरा सा आजादी के साथ और अपनी जमीर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए, इंसाफ के तकाजों के साथ, पार्टी के अंदर भी इंसाफ की आवाज उठानी चाहिए। अपने जो पर्सनल एजेंडा को थोड़ा सा एक तरफ रख के अगर आप आवाज उठाएंगे तो मैं समझता हूं बहुत तब्दीली आएगी। तीसरी बात मुझे ये अर्ज करनी है कि जब से नरसिम्हा राव सरकार के जमाने में इसराइल से हमारे मुल्क के ताल्लुकात दोस्ताना हुए, तब से इस मुल्क में फिरका परस्ती भी बढ़ी है। उसी के बाद बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसी के बाद गुजरात 2002 के दंगे हुए। तो इसराइल का रोल हमारे मुल्क में फिरका परस्ती को बढ़ाने में, और यहां जो ताकतें इसराइल की एजेंट बनकर काम कर रही हैं, सबको मालूम है वो कौन है, उन्हीं की वजह से ये दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। और आज हमारी फिलिस्तीन पर जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी बिल्कुल यू टर्न ले गई है। तो मुसलमान वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। अगर उनका वजूद खतरे में होगा, उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, उनकी पहचान नहीं रहेगी, तो आप कितने ही आप वेलफेयर की स्कीम चलाइए, कितने करोड़ को स्कॉलरशिप दीजिए, कितने स्कूल खोलिए, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसराइल से हमारे ताल्लुकात खत्म होने चाहिए। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क की सुरक्षा के लिए भी इसराइल एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। इमरान किदवई साहब, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सुझाव हैं, सभी के जवाब आपको देने अनवर भाई, हैं। आप माइनॉरिटी सेल के भी चेयरमैन रह चुके हैं, क्या यहाँ से जो है लेकर के जाएंगे बातें जो यूपीए चेयरपर्सन को बताएंगे, या फिर अपनी किसी ने भी दिया हो दवा कांग्रेस पार्टी ही देगी, इस बात का मैं यकीन दिलाता हूं आपको। और जैसा कि उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल, और मैंने भी इस बात को कहा था कि इसमें जब रोगी मर जाए तो वैद्य आ करके क्या करेगा? तो हालात इतने बुरे तो नहीं है। ये बात सही कही कि हम लोगों को अपने मसाइल पिन पॉइंट, देखिए ये बड़ा गंभीर मसला है। इसमें ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग लाइट वेट में बात कर लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के मसाइल बहुत गंभीर हैं। दो तरह के मसाइल हैं। उसकी जिम्मेदारी मैं इस तरह से समझता हूं कि एक हमारे अपने मसाइल हैं जाती, और एक है कौम के मसाइल। हम जब हमारी कौम, जब ये या जो नेता, जो लीडर या रहनुमा है, जब वो ये सोचेंगे कि हमारा जब भले ही नुकसान हो जाए, कौम का नुकसान नहीं हम होने देंगे,
तब तो हम मसला हल कर, लेकिन आज की तारीख में यह है कि हमारा फायदा हो जाए, कौम चाहे चूल्हे बाढ़ में जाए। तो जब तक कि हम इस चीज को बदलेंगे, इस चीज को मेंटली हम बदलेंगे नहीं कि हमारा भले ही नुकसान हो जाए लेकिन कौम को हम कहीं कुछ नहीं होने देंगे। अगर 10 नेता भी हो, 10 रहनुमा भी, अनवर भाई ऐसे निकल, इसी को हमने कहा कि जो हमारा ट्रेडिशनल लीडरशिप है, मुस्लिम लीडरशिप, उसकी नियत में भी निकल आए तो हम समझते हैं हमारे मसाइल हल जाएंगे। वरना एक दिन वो खड़ा हो जाए पार्लियामेंट में, हमें पार्लियामेंट के बाहर गांधी की मूर्ति के पास, तो मानना पड़ेगा कोई भी। अनवर भाई 10 मसाइल आप हम लोगों को चाहिए, सारी पार्टियों को मिल करके, कि हम 10 अपने मसाइल पिन पॉइंट कर लें कि ये वो मसाइल है जिनके ऊपर हम सब सहमति रखते हैं, और इन 10 मसाइल के लिए हमको मिलजुल करके लड़ना है, अपने मुफाद को छोड़ करके कौम के मुफाद को आगे रखना है, तो हमारे मसाइल हम समझते हैं काफी हद तक हल हो जाए। अहम बात यह है, चूंकि बहुत सारी बातें यहां पर आ गई हैं, लेकिन अहम बात यह है कि इसमें चाहे यूपीए हुकूमत हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, उनको ईमानदारी से काम करना होगा। और जो एक बात यहां से आई थी, ईमानदारी में कोई कमी नहीं है, ईमानदारी में कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को मायूसी तो होती है। सवाल यह है कि क्या पार्टियां जो है अब ईमानदारी से और ज्यादा ईमानदारी से काम करेंगी, और जो हुकूमत बनने के आखिरी वक्त में काम होता है, इलेक्शन के दौरान काम होता है, वो जो एक ट्रेंड चला रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा और ईमानदारी से सबको मिलजुल करके काम करना होगा। और मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर के काम करेंगे तो शायद कौम की भी तरक्की हो पाएगी, इस मुल्क की भी तरक्की हो पाएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
सदर मुशायरा हमारे जापान के मेहमान प्रोफेसर हिरोजी काताओका, मेहमान एजाजी इज्जत महाब पैकर इंसाफ जब अदालत में थे, अब अदालत से बड़ी अदालत में है, तो पैकर हक इंसाफ मुजाहिद उर्दू नहीं मुहाफिज उर्दू आली जनाब जस्टिस मार्कंडे काजू साहब, जश्न बहार की बानी शाइस्ता तहजीब मेरी बहन कामना प्रसाद जी, गजल की आबरू मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। फूलों का रंग होता है, फूलों की आबरू, खुशबू की अपनी कोई निशानी नहीं है दोस्त। तहजीब एक सच है, इसे सच ही मानना, तहजीब कोई किस्सा कहानी नहीं है दोस्त। तहजीब एक हकीकत है और उस हकीकत का एक रूप है जश्न बहार। दाद दीजिए उस खातून को कि जिन्होंने अपने पांव के फ्रैक्चर की परवाह नहीं की और दुनिया भर से उर्दू के ये चांद सितारे यहां सजा दिए। जश्न बहार की खुशबू में बिलाशुबा और इजाफा हुआ। नुसरत मेहंदी जो एक जिम्मेदार सरकारी अफसर भी हैं, एक जिम्मेदार घरेलू खातून भी, अपनी तमाम मसरूफियात से जब वो वक्त बचाती हैं तो दिल की कहानी लिखती हैं, और वो दिल की कहानी जो आप उनकी जबान से समाअत करेंगे। समाअत फरमाए मेरा मतलब दाइस की तवज्जो कि मैं जिंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी। मैं जिंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी, वरक को जल्दी उलट गए तुम, मैं किस्से मुख्तसर नहीं थे। क्या कहना? बहुत शुक्रिया कि मैं जिंदगी की किताब में फसाने बेअसर नहीं थी, वरक को जल्दी उलट गए तुम, मैं किस्से मुख्तसर नहीं थी। अर्ज करती हूँ कि मैं मतलब पेश करती हूँ कि मुझे हर कदम पर हवाओं से मेरी निस्बतों ने थका दिया। मुझे हर कदम पर हवाओं से मेरी निस्बतों ने थका दिया। मुझे हर कदम पर हवाओं से मेरी निस्बतों ने थका दिया। मैं अजल से सादा मिजाज थी, मुझे शोहरतों ने थका दिया। मैं अजल से सादा मिजाज थी, मुझे शोहरतों ने थका दिया। और गिरेबंद मतला हुस्न मतला और समात फरमाए कि कभी ख्वाहिशों ने शिकस्त दी, कभी हसरतों ने थका दिया। कभी ख्वाहिशों ने शिकस्त दी, कभी हसरतों ने थका दिया। मुझे मंजिलों का शऊर था, मुझे रास्तों ने थका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका ये शेर भी मुलाहिजा फरमाएं कि जो ताल्लुकात के दरमियां है ये जानलेवा सुकूत सा, जो ताल्लुकात के दरमियां है ये जानलेवा सुकूत सा, कोई वहम है या हकीकतन हमें कुर्बतों ने थका दिया। और नए ये आपका और हमारा कर्ब, हमारे बच्चों का दर्द कि नए आसमां की तलाश में ये बिछड़ गए हैं जमीन से। अभी अपनी बच्ची से मिलके आ रही हूँ, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उससे अलग होने की तकलीफ इस वक्त भी मौजूद है, इसलिए शेर पढ़ रही हूँ कि नए आसमां की तलाश में ये बिछड़ गए हैं जमीन से। ये हमारे बच्चों का दर्द है, इन्हें हिजरतों ने थका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे बच्चों का दर्द है, इन्हें हिजरतों ने थका दिया। और ये शेर कि मेरे फिक्र फन की उड़ान पर हुए इतने तंज कि आजकल, मेरे फिक्र फन की उड़ान पर हुए इतने तंज कि आजकल, कई दिन से लफ्ज हैं मुजमहिल, इन्हें तोहमतों ने थका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी बतौर खास के ए हजार चेहरों के आदमी तेरे रूप रंग को देखकर, ए हजार चेहरों के आदमी तेरे रूप रंग को देखकर, गिरे टूट टूट के आईने, इन्हें हैरतों ने थका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल तरन्नुम से पेश करके फिर आपसे इजाजत चाहती हूँ। बाहर के इतने यहाँ शौरा हजरात तशरीफ लाए हैं कि आपके साथ मुझे भी उन्हें सुनना है। मतला पेश करती हूँ, समाअत फरमाएं।
आजिज़ी आज है, मुमकिन है न हो कल मुझ में। मतलब उनकी नजर के जो बहुत नुक्ताचीनी करते हैं, सुनिएगा। आजिज़ी आज है, मुमकिन है न हो कल मुझ में, इस तरह ऐब निकालो न मुसलसल मुझ में, इस तरह ऐब निकालो न मुसलसल मुझ में, आजिज़ी आज है। बेदारी का सबूत देंगे दिल्ली वाले हैं तो कोई भी शेर ज़ाया नहीं होगा, इसका मुझे यकीन है। समाज फरमाए शेर। जिंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी जैसे, जिंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी जैसे, एक कंकर से भी हो जाती है हलचल मुझ में, एक कंकर से भी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी बता रखा, गजल का शेर। आज भी है तेरी आँखों में तपिश से राखी, आज भी है तेरी आँखों में तपिश से राखी, करवटें लेता है अभी कोई बादल मुझ में, करवटें लेता है। और ये शेर कुछ नहीं, डायस की भी तवज्जो चाहती हूँ। ख्वाहिशें आके लिपट जाती है सांपों की तरह, ख्वाहिशें आके लिपट जाती है सांपों की तरह, जब महकता है तेरी याद का संदल मुझ में, जब महकता है तेरी याद का संदल मुझ में, आजिज़ी आज है। और मक्का बतौर खास मक्का समाज फरमाए। अब वो आया तो भटक जाएगा रास्ता नुसरत, अब वो आया तो भटक जाएगा रास्ता नुसरत, अब घना हो गया तन्हाई का जंगल मुझ में, अब घना हो गया तन्हाई का जंगल मुझ में, आजिज़ी आज है। देखिए, मैं एक ऐसे शायर से गुजारिश करता हूं, हमारे नौजवान शायर और रघुपति साहेब फिराक, जगन्नाथ आजाद, कृष्ण बिहारी नूर, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब, वो सब की रिवायत से वो आते हैं, महबूब से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कभी उनका लहजा खुसरो के लफ्जों में ढल जाता है और कभी उनकी बातचीत कबीरा की बानी का लुत्फ देती है। वो शायर हैं जनाब आलोक श्रीवास्तव, नौजवान शायर, मकबूल शायर और मुशायरों के बहुत ज़हीन शायर। तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अर्ज करता हूं कि सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, सारा बदन
अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। और ये शेर बतौर खास इस मुशायरे को नज्र अर्ज करता हूं कि सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां? क्या कहना है? वाह वाह वाह। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां? अच्छा हुआ ये खुद ही लहू में उतर गया। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। आलोक जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां? अच्छा हुआ ये खुद ही लहू में उतर गया। रोशनी के इतने बड़े बड़े मीनार और उनके बीच जगमगाता एक जुगनू। मैं ये शेर, कभी खताएं गजल में हो जाती हैं, मैं ये शेर अर्ज करता हूं कि बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, मुझ में नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, मुझ में नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। और आए थे मीर ख्वाब में, कल डांट कर गए। बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, मुझ में नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। आए थे मीर ख्वाब में, कल डांट कर गए। क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा? वाह वाह। आए थे मीर ख्वाब में, कल डांट कर गए। क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा? एक दो शेर और समात फरमाए। अर्ज करता हूं कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मैं सहाफत से भी आता हूं, तो उसी मिजाज का एक शेर अर्ज करता हूं कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। कुछ और शेर देख लें और उसके बाद गजल की इजाजत। अर्ज करता हूं कि तुम सोचते रहते हो बादल की उड़ानों तक, तुम सोचते रहते हो बादल की उड़ानों तक, और मेरी निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। और मेरी निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। मैं जिस तहजीब से आता हूं उस तहजीब का शेर अर्ज करता हूं कि तुम सोचते रहते हो सूरज के ठिकानों तक, तुम सोचते रहते हो बादल की उड़ानों तक, और मेरी निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। शेर अर्ज करता हूं कि खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है। खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है। मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है। मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। और यहां जस्टिस काजू तशरीफ फरमा है। माजरत के साथ एक शेर, वो चले गए, उनके पीछे पीछे शायद ये शेर चला जाए। अर्ज करता हूं कि खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है। मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। शेर कहता हूं कि ऐसी भी अदालत है जो रूह की सुनती है। क्या कहना? ऐसी भी अदालत है जो रूह की सुनती है, महदूद नहीं रहती वो सिर्फ बयानों तक। अच्छा है। ऐसी भी अदालत है जो रूह की सुनती है, महदूद नहीं रहती वो सिर्फ बयानों तक। और ये शेर के टूटे हुए ख्वाबों की एक लंबी कहानी है। टूटे हुए ख्वाबों की एक लंबी कहानी है, शीशे की हवेली से पत्थर के मकानों तक। अच्छा है। टूटे हुए ख्वाबों की एक लंबी कहानी है, शीशे की हवेली से पत्थर के मकानों तक। और ये